नमस्कार मित्रों, आज का हमारा विषय है आरपीएससी स्कूल फर्स्ट ग्रेड स्कूल मैनेजमेंट यूनिट नंबर 5 संस्थागत नियोजन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है आईपी इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है परीक्षा की दृष्टि से। इसमें एक या दो प्रश्न अवश्य आते हैं और ये जो वीडियो बनाए जा रहे हैं ये 2-3 पुस्तकों की मदद से तैयार किए गए हैं ताकि आपका कोई बिंदु शेष ना रहे, क्योंकि कई जगह जो बिंदु हैं वो दूसरी पुस्तकों में नहीं होते हैं। इसलिए इन वीडियो को इस तरह से बनाया गया है ताकि सारे बिंदु यहाँ शामिल हो सकें। तो पढ़ते हैं संस्थागत नियोजन, इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग की फुल फॉर्म की बात करें तो सबसे पहले है इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग। हिंदी में इसको कहा जाता है संस्थागत नियोजन। तो क्या है, तो सबसे पहले देखते हैं कि संस्थागत नियोजन किसी संस्था द्वारा निर्मित कार्यक्रमों का विवरण है। यानी कोई भी जो इंस्टीट्यूट है, संस्था है, उसके द्वारा निर्मित जो कार्यक्रम है उसके जो विवरण हैं उसी को हम संस्थागत नियोजन कहते हैं। वह है उन कार्यक्रमों व क्रियाकलापों का विवरण है जो विद्यालय आगामी सत्र में करना चाहता है। तो मित्रों, यहाँ हम शैक्षिक प्रबंधन पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ जो संस्था का मतलब है वो विद्यालय होगा, क्योंकि जितने भी यहाँ कार्य होंगे वो विद्यालय और शिक्षा से संबंधित हैं। इसलिए विद्यालय जो आगामी सत्र में जो कार्य करेगा, जो कार्यक्रम उसके जो निर्धारित हैं उनका जो विवरण है उसे ही हम संस्थागत नियोजन कहते हैं शैक्षणिक दृष्टिकोण से। यह है निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बनाई जाती है। तो जो संस्थागत नियोजन है, योजना है, वो क्यों बनाई जाती है? तो निर्धारित जो लक्ष्य हैं उनकी प्राप्ति के लिए इसको तैयार किया जाता है। उसके आगे हम देखते हैं कि मुदालियर आयोग ने विद्यालयों के गुणात्मक विकास हेतु विद्यालय समुन्नयन योजना की सिफारिश की। इस बिंदु को यहाँ क्यों लिखा गया है? इसलिए लिखा गया है कि प्रश्न पूछ ले कि समुन्नयन योजना की जो सिफारिश है वो किसने की, तो आपका जवाब होगा मुदालियर आयोग। इसलिए इसको भी याद रखना है। उसके बाद में हमने देखा कि जो भी हमारा टॉपिक है उसकी कुछ व्यक्तियों के द्वारा, पर्सनैलिटीज़ के द्वारा एक निश्चित परिभाषाएं दी जाती हैं। यहाँ भी जो संस्थागत नियोजन की जो महत्वपूर्ण 2 परिभाषाएं हैं उनको आपको याद रखना है। पहली परिभाषा है कि संस्थागत नियोजन कार्यक्रमों का समुच्चय है। समुच्चय का मतलब एक समूह है, और ये जो परिभाषा दी है वो प्रोफेसर M.V. बुच ने दी है। दूसरी परिभाषा है कि संस्थागत नियोजन कार्यक्रमों की एक योजना है जिससे लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके, और ये जो परिभाषा देने वाले हैं वो हैं प्रोफेसर माथुर। तो दोनों ही परिभाषाएं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, इनको आपको याद रखना है। तीसरे नंबर पर ये परिभाषा नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ एक व्यक्ति का नाम है J.P. नायक। इन्होंने संस्थागत नियोजन के 4 लक्ष्यों का वर्णन किया है। तो यहाँ प्रश्न बनता है कि J.P. नायक ने संस्थागत नियोजन के कितने लक्ष्यों का वर्णन किया है, इसलिए यहाँ इसको रखा गया है। तो आपका जवाब होगा 4 लक्ष्यों का। उसके बाद में संस्थागत नियोजन की कुछ विशेषताएं हैं। तो उनमें जो पहली विशेषता वो है उद्देश्यों व लक्ष्यों का पूर्व निर्धारण। यानी जब संस्थागत नियोजन बनाया जाता है, प्लानिंग बनाई जाती है, तो जो उद्देश्य और जो लक्ष्य हैं उनको पूर्व निर्धारित कर लिया जाता है। दूसरे इसकी विशेषता के साधन सुविधाओं के बारे में पूर्व चिंतन, क्योंकि हम किसी उद्देश्य या लक्ष्य की प्राप्ति करने जा रहे हैं तो हमें साधन और सुविधाओं की भी जरूरत होती है, इसलिए साधन सुविधाओं के बारे में भी हम पूर्व चिंतन कर लेते हैं। अगली इसकी विशेषता विशिष्टता, यानी हमें जो विशेष कार्य हैं, जो विशेष क्रियाकलाप, उनको यहाँ महत्व दिया जाता है। अगला है अधिकतम उपयोगिता का सिद्धांत, यानी उपलब्ध संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग कैसे किया जा सके, ये भी संस्थागत नियोजन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। अगला है मानवीय प्रयासों को बढ़ावा, और उसका जो अगला जो पॉइंट है, जो विशेषता है, वो समुदाय के सहयोग पर आधारित। यानी संस्थागत जो नियोजन है उसमें समुदाय को भी महत्व दिया जाता है और ये उसके सहयोग पर आधारित होती है। अगला हमारा बिंदु है कि शिक्षा विभाग राजस्थान ने
प्रत्येक विद्यालय में संस्थागत नियोजन हेतु वार्षिक विद्यालय योजना निर्माण का आदेश जारी कर रखा है। यानी सरकार ने भी, शिक्षा विभाग ने भी एक आदेश दे रखा है कि हर विद्यालय को प्रत्येक वर्ष की जो संस्थागत नियोजन जो रिपोर्ट है वो शिक्षा विभाग को भेजनी होगी। तो ये अनिवार्य है कि हर साल वो अपना संस्थागत नियोजन तैयार करें और शिक्षा विभाग को प्रेषित करें। उसके बाद में हम देखते हैं योजना के क्षेत्र या पक्ष, यानी इस योजना के संस्थागत नियोजन जो बनाया जाता है उसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, कौन कौन से पक्ष हैं। तो योजना के 4 प्रमुख क्षेत्र या पक्ष हैं, जिनमें पहला जो पक्ष है वो है शैक्षिक, यानी शिक्षा से संबंधित। और इसमें सारे बिंदु मैंने शामिल किए हैं क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, छूट ना जाए कि कौन सा जो क्षेत्र है वो कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो शैक्षिक के अंतर्गत हम देखें, अच्छी तरह याद रखना है, अध्यापक डायरी संधारण, जो अध्यापक पढ़ाता है उसको नियमित रूप से, दैनिक रूप से एक दैनंदिनी में रिकॉर्ड करता है, संधारित करता है, ये शैक्षिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। विषय समिति, पाठ्यक्रम विभाजन, आदर्श पाठ योजना, कक्षा कार्य सुधार, गृह कार्य सुधार, वर्तनी सुधार, सामान्य ज्ञान वृद्धि, श्रुति लेख, ये सारे के सारे जो कार्य हैं वो शैक्षिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नोटबुक में आप नोट कर सकते हैं। दूसरा जो क्षेत्र है संस्थागत नियोजन का वो है सह शैक्षिक। इसके अंतर्गत प्रार्थना, लाइब्रेरी, वाचनालय, सांस्कृतिक साहित्यिक कार्यक्रम, समाज उपयोगी शिविर, शिक्षण उपकरणों का उपयोग, NSS, स्काउट, NCC, शारीरिक योग शिक्षा, खेलकूद, बाल सभा, अध्यापक अभिभावक संघ जो हमने पीछे वीडियो में पढ़ा था, PTA, उत्सव आदि, ये जो सारे के सारे जो कार्य हैं वो सह शैक्षिक के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में तीसरा क्षेत्र है भौतिक। तो भौतिक में भवन, 4 दीवारी, प्रसाधन, मैदान, फर्नीचर, वृक्षारोपण, भवन का रंगाई पुताई, साज सज्जा और स्वच्छता, ये सारे के सारे जो कार्य हैं वो भौतिक के अंतर्गत आते हैं। और अंतिम इसका जो चौथा जो क्षेत्र है वो है विविध, जिसमें राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रमों को शामिल किया गया है। तो ये थे संस्थागत नियोजन के क्षेत्र। तो हमने देखा विशेषताएं, परिभाषाएं, क्षेत्र। अब जो योजना के जो चरण हैं, यानी कोई भी हम योजना बना रहे हैं उसके निश्चित जो चरण हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है कार्य का नाम, यानी जो योजना उसको क्या नाम दिया जाए। उसके बाद में ज़रूरत पड़ती है प्रभारी और सहयोगी, यानी संस्थागत नियोजन में हर योजना के लिए एक प्रभारी होता है और उसके सहयोगी होते हैं। उसके बाद में जो हम कार्य करने जा रहे हैं उसकी वर्तमान स्थिति क्या है, फिर देखते हैं किस किस चीज़ की हमें आवश्यकता है। उसके बाद में आवश्यकता पड़ने पर उपलब्ध संसाधन हम देखते हैं कि आवश्यकता है उनमें से कौन कौन से संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं। उसके बाद लक्ष्य का निर्धारण, फिर हम अवधि, किस कार्य को इतनी अवधि में हमें करना है, फिर हम उसकी क्रियान्विति करते हैं, यानी उसको धरातल पर लाते हैं, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं, और अंत में उसका मूल्यांकन कि हमने जो कार्य किया वो कितना सफल हुआ। तो इस तरह से इसके जो चरण हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, तो कुल ये 9 चरण हैं। जो योजना है वो इन चरणों के माध्यम से होकर के गुजरती है। उसके बाद में हम देखते हैं कि योजना प्रारूप 3 खंडों में, यानी जो हम योजना बना रहे हैं वो भी 3 खंडों में होता है उसका प्रारूप। प्रथम है विद्यालय की सामान्य परिचयात्मक सूचनाएं, यानी जिस योजना के माध्यम से विद्यालय की जो सामान्य परिचयात्मक सूचनाएं मिले वो प्रथम खंड के अंतर्गत आती हैं। दूसरा है जिसमें गत सत्र की क्षेत्रवार उपलब्धियों का लेखा जोखा, यानी पिछले साल, पिछले सत्र में विद्यालय ने कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की, उनका क्षेत्रवार यानी अलग अलग डिपार्टमेंट के अनुसार जो लेखा जोखा रखा जाता है वो द्वितीय खंड के अंतर्गत आता है। और तीसरा जो खंड है उसमें वर्तमान सत्र में क्षेत्रवार व कार्यक्रम योजनाएं, क्रमवार योजनाएं,
यानी इस सत्र में हमें कौन कौन सी योजनाएं बनाई हैं और कौन कौन से लक्ष्य को हम प्राप्त करना चाहते हैं, उनका जो लेखा जोखा है वो तीसरे खंड में रखा गया है। तो सारे बिंदु यहाँ महत्वपूर्ण हैं और अच्छी तरह से तैयार किए गए हैं सरल तरीके से, ताकि आपको याद रह सके। उसके बाद में है विद्यालय योजना का अर्धवार्षिक व वार्षिक मूल्यांकन निर्धारित प्रारूप में जिला शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करना होता है। तो एक निर्धारित प्रारूप में इस योजना को भर कर के वर्ष में 2 बार, अर्धवार्षिक और वार्षिक, एक निश्चित प्रारूप होता है, उसमें भर कर के किसे जमा कराना होता है, जिला शिक्षा अधिकारी को। तो ये था हमारा आज का टॉपिक 5वां यूनिट, जो संस्थागत नियोजन। वीडियो अच्छा लगा हो और महत्वपूर्ण लगा हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें, कमेंट अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के साथ शेयर करें। थैंक यू।